हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। और जैसा कि कल हम लोग बायोलॉजी में एक चैप्टर स्टार्ट किए थे कि सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं और सजीवों के बारे में कुछ चीजों को समझ रहे थे। तो कल जहां पर क्लास हमने छोड़ी थी उसके बाद जो अगली हेडिंग थी वो थी पोषण। और आज हम पोषण के बारे में, सजीवों का जो अगला लक्षण है पोषण, उसके बारे में समझेंगे। चलिए समझते हैं। दरअसल कल की जो क्लास थी उसमें आपने ये बताया था कि जो सजीव का पहला लक्षण होगा उसमें पाया जाएगा कोशिका व कोशिकीय संगठन, और जो दूसरा लक्षण होगा उसमें पाया होगा क्या, उपापचयी क्रियाएं होंगी सजीवों में। जब उपापचयी क्रियाएं होंगी तो इससे उसमें क्या होगा, वृद्धि व विकास होगा। और जब वृद्धि व विकास होगा तो वो करेगा गति और गमन, और जब थक जाएगा तो उसे आवश्यकता होगी किस चीज की, पोषण की। ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, एक सेकंड हम इस पर टाइम ले सकते हैं क्योंकि आज मैं आया, पूरी क्लास खत्म कर दिया और कैमरा हो गया बंद, और पूरा टाइम बर्बाद चला गया, और लास्ट में जाके देख रहा हूं तो कैमरा बंद है। अब हमें ये दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, पर एक बार देख लेते हैं कैमरा ऑन है या ऑफ है। ओ ठीक है, ऑन है। तो दरअसल अकेले वीडियो बनाने में सबसे बड़ा झंझट यही है, टाइम की भयंकर बर्बादी। पर चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं, इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, हम जब बार बार उपापचयी क्रिया बोलते हैं तो उपापचयी क्रिया का मतलब आप समझते हैं या बस हवा हवाई सब भूल गए। उपापचयी क्रिया का मतलब यह हुआ करता था कि जीवन के लिए आधारभूत द्रव्य, जिसे दुनिया वाले कहते हैं जीव द्रव्य, और इसी के साथ साथ ऊर्जा, इसका जो निर्माण होता था जिस प्रक्रिया के द्वारा, उसे हम लोग क्या करते थे, उपापचयी क्रिया कहते थे। कितने प्रकार बांटे थे कल, दो प्रकार का। एक कौन सा था, अपचयी, और एक कौन सा था, उपचयी। तो जो उपचयी वाली थी वो निर्माणकारी थी, और जो अपचयी वाली थी वो कौन सी थी, विघटनकारी। बेसिक है, याद होगा, उम्मीद करते हैं याद होगा। ना याद होगा तो कौन सा ऐसा क्लास छूट गई, बैठ गए करो, पिछली क्लास देख लो। चलो आगे चलते हैं। तो उपापचयी क्रियाओं के पश्चात आपने बताया उसमें वृद्धि और विकास होगा। वृद्धि का मतलब मात्रात्मक और विकास का मतलब गुणात्मक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। वृद्धि मात्रात्मक होती थी, जो विकास होता था वो गुणात्मक परिवर्तन हुआ करता था, और इसकी वजह से वो गति गमन करता था। तो गति अपने स्थान पे हिलेगा डुलेगा, गमन करेगा मतलब निकल देगा, है ना। चलिए ठीक है, ऐसा करेगा तो थकेगा, और थकेगा तो उसे फिर से चाहिए क्या, ऊर्जा। थकने का बेसिकली मतलब ये है कि अपने पास ऊर्जा की कमी हो गई, और अगर ऊर्जा की कमी हम दूर कर लें अपना काम बन जाएगा। इसका एग्जांपल मैंने बताया था, हम मंगाएंगे रेड बुल और चढ़ा लेंगे, शरीर में उपापचयी क्रियाएं, विघटनकारी प्रक्रियाएं तेज होने लगेगी और भयंकर ऊर्जा मिलने लगेगी। तो भले ही बॉडी को नुकसान हो रहा है पर ऊर्जा तो मिल रही है, तो हमें थकान नहीं लगेगी, है ना। बस वही बात थी। अब आगे समझिएगा। तो कहने का मतलब अब उसे चाहिए क्या, बाहर से कुछ ऐसा चाहिए जिससे उसे ऊर्जा मिले, इसलिए वो कुछ खाएगा पिएगा, यानी अब उसमें क्या होगा, पोषण। तो पोषण की प्रक्रिया क्यों हो रही है, जिससे कि उपापचयी क्रिया में जो हमें ऊर्जा मिला करती थी वो ऊर्जा मिल सके। उपापचयी में कौन सा, उपचयी या अपचयी, कौन सा, उपचयी या अपचयी। अपचयी में हमें ऊर्जा मिलती है। बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा होगा ना, उपचयी अपचयी उपापचयी, समझेंगे धैर्य से तो आएगा। तो हम यहां समझना चाहते थे पोषण, आखिर पोषण क्या है। तो उपापचयी क्रियाओं के लिए, है ना, चाहे वो निर्माणकारी हो और चाहे वो विघटनकारी हो, उनके लिए निर्माण मतलब कुछ बनेगा, बनेगा तभी तो कुछ आएगा ना। रोटी चाहिए तो आटा तो लाना पड़ेगा कि रोटी से हवा हवाई बन जाएगी। यानी अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले आपको इनपुट तो देना पड़ेगा, तभी तो आउटपुट मिलेगा। बनने चल दिए हैं यस, बनने चल दिए हैं कर, बनने चल दिए हैं मतलब कुछ भी होगा ऐसा ही जो आपका ख्वाब होगा बनना वो है। लंबी लंबी छोड़ रहे हैं और पढ़ते नहीं है, 1 मिनट, है ना, यूपी बोर्ड टॉप करना है और सो रहे हैं बिंदास। तो इसका मतलब क्या होगा यार, जब तक आप इनपुट नहीं देने वाले, दुनिया का ये नियम है, विदाउट इनपुट कोई आउटपुट नहीं मिलता। जब तक आप इनपुट नहीं देंगे आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी अगर उसे निर्माणकारी उपापचयी क्रिया करानी है, चाहे उसे ऊर्जा चाहिए और चाहे उसे कुछ बनाना हो, जीव द्रव्य का निर्माण करना हो, दोनों के लिए जब तक बाहर से कुछ नहीं आएगा तब तक तो नया बनने वाला नहीं। सोचो अगर ऐसे बन जाता हो क्या बात थी, हम एक मांस का छोटा टुकड़ा लाते और कुछ ऐसा कमाल कर देते कि बस उसमें उपापचयी क्रिया स्टार्ट निर्माणकारी वाली, और धीरे धीरे बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता,
उसका विखंडन क्रिया द्वारा बकायदा आराम से काटते, आधा किलो मांस लेके आते, एक पौवा बना डालते, कल फिर आधा किलो, फिर काटते, परसों फिर आधा किलो। ऐसा नहीं होगा। वो 1 किलो अगर मान लीजिए मांस का टुकड़ा बड़ा होगा तो तभी होगा जब उसमें खाद पानी डालेंगे, तब कुछ ऐसा चीज मिलाएंगे तब, जिससे कि कोशिका में वृद्धि हो सके, यानी पाचन क्रिया हो सके। आई मीन इनपुट जरूरी है। तो इसीलिए उसे पोषण चाहिए। तो हमारे और आप में पोषण के तौर पे हम लोग खाना पीना खाते हैं, कुछ लोग मीट खाते होंगे, जिसकी जो इच्छा होगी वो कुछ न कुछ तो खाता ही है। पेड़ पौधे भी खाते हैं, खनिज लवण बाकी जमीन से उन्हें जो मिलता है उसको अपना एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुल मिला के पोषण जरूरी चीज है। किस लिए जरूरी है? उपापचयी क्रियाओं के लिए। तो इसका मतलब उपापचयी क्रियाओं के लिए, उपापचयी क्रियाओं के लिए, उपापचयी क्रियाओं के लिए जो आवश्यक पदार्थ है, आवश्यक पदार्थ, उपापचयी क्रियाओं के लिए जो आवश्यक पदार्थ की प्राप्ति है, इसी को ही हम क्या कहेंगे? पोषण। तो उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थ की प्राप्ति को ही हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। क्लियर है? तो आवश्यक पदार्थ हमारे आपके लिए सेब संतरा और खाना, दाल चावल रोटी जो भी हो सकता है। पूरी कचौड़ी आजकल खा रहे होंगे, वैसे ना खा पा रहे होंगे कोरोना की वजह से, पर जो भी रहा होगा यही सब आपके लिए पोषण था, है ना। और ये सब अंतों में जाएगा और बचेगा, फिर रक्त मिलेगा, कोशिकाओं तक पहुंचेगा, दुनिया भर का तामझाम होगा। और जब ये सब होगा, बचेगा, तो ये तब तक किसी काम का नहीं, तब तक हमें ऊर्जा नहीं देगा, तब तक नहीं देगा। बताइए कब तक नहीं देगा? आखिर हमें ये तब तक ऊर्जा नहीं देगा जो खाया पिए तब तक किसी काम का नहीं, जब तक ये कोशिकाओं तक ना पहुंचे। चलो पहुंच गया, अभी भी किसी काम का नहीं है, जब तक उसे ऑक्सीजन न मिले। दरअसल ये भोजन अंत में ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाएगा कोशिकाओं में, और ग्लूकोज का दहन होगा, और जब दहन होगा तो हमें मिलेगी ऊर्जा। और दहन होगा किससे? ऑक्सीजन से। तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है? बाहर से। और इस प्रक्रिया के लिए सजीवों में एक घटना होगी, और जिसका नाम क्या होगा? श्वसन। तो सजीवों का एक लक्षण ये है कि सजीव सांस लेते हैं। इसका मतलब वो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा या कुछ करेगा समानता। अरे सभी सजीवों में नहीं, मतलब सब में अलग अलग लक्षण। कोई कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, है ना, जैसे पौधों में ऑक्सीजन नहीं लिया जाता, कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है ना। आप अगर देखा जाए इंसान तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, लेकिन कुछ न कुछ तो लेता है ना सांस के तौर के अंदर। हाँ, बस वही हम कहना चाहते थे। तो श्वसन की प्रक्रिया में वो करेगा क्या? श्वसन की प्रक्रिया में वो कुल मिला के निर्माण किसका करेगा? ऊर्जा। किसका निर्माण करेगा? ऊर्जा। और अगर इंसान है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा और साथ में जल निकालेगा। लेकिन पौधे होते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो सब में अंतिम स्रोत क्या मिलने वाला है? ऊर्जा। श्वसन की प्रक्रिया से उन्हें क्या मिलती है? ऊर्जा। चलिए अच्छी बात है। तो हमें ऊर्जा यहाँ पे मिल गई, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा हमें मिली। तो श्वसन की प्रक्रिया जो होती है ये एक कैसी प्रक्रिया है? उपचयी है या एक अपचयी है? जाहिर सी बात है ये एक अपचयी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रही है? ऊर्जा। तो सजीवों में एक लक्षण पाया जाएगा श्वसन। याद रखिएगा, श्वसन एक अलग बात है और सांस लेना एक अलग बात है। जैसे श्वसन और श्वासोच्छ्वास, ये सही मायने में ये शब्द होता है, या रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दो अलग अलग बात है। तो ब्रीथिंग का मतलब ये होता है बस ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना, दैट इज ब्रीथिंग। लेकिन अगर हम बात करें रेस्पिरेशन, श्वसन की बात करें, तो ऑक्सीजन तक कोशिकाओं तक पहुंचना। ये कोशिका हर एक अंग में जो कोशिकाओं से ही बनी है, तो एक एक जगह तक ऑक्सीजन पहुंचती है रक्त के द्वारा, और उन सारे कोशिकाओं में जो आप खाए पिए हैं वही जाकर संचित होता है। और वहीं पे जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो उसका दहन होता है, तो हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। कहां दहन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे जब कोशिका पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वहां जब ऊर्जा बनी तो ये एक कैसी प्रक्रिया हो गई? अपचयी, है ना, क्योंकि उपापचयी का एक प्रकार था अपचयी, तो ऊर्जा का निर्माण हुआ। दरअसल जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है ना, अगर यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो थोड़ा सा डिटेल लिख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, बेसिक बात है। जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है, इस क्रिया में कुछ स्पेसिफिक गुण भी पाए जाते हैं, यानी किसी अंग के द्वारा, विशेष अंगों के द्वारा श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। और वो अंग कौन कौन से होते हैं हम समझ लेते हैं। दरअसल अगर मान लीजिए कि
जो फेफड़ा होता है, आजकल इसी का लफड़ा चल रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं क्या कि फेफड़ा यानी जो लंग्स होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये स्तनधारियों में पाए जाते हैं। स्तनधारी मतलब हम आप वो जीव जो संतानों को जन्म देते हैं, यानी स्तनधारी। स्तनधारियों में फेफड़ा पाया जाता है। श्वसन के लिए या श्वास के लिए अगर सही टर्म्स का इस्तेमाल करें, यानी कि सांस लेंगे तो किस अंग के द्वारा हम सांस लेते हैं, तो वो अंग कौन सा है? फेफड़ा यानी लंग्स, है ना। तो लंग्स के द्वारा स्तनधारी सांस लेते हैं। इसी प्रकार जो पंछी होते हैं इनमें भी पाया जाता है क्या? फेफड़ा, है ना। सरीसृप इन सब में पाया जाता है क्या? फेफड़ा। अच्छा, अगर इसी प्रकार का और हम समझे तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें पाया जाता है गलफड़ा। गलफड़ा गलत लिखा हूं क्या यार? कोई बात नहीं, अंग्रेजी में लिख लेना गिल्स। अंग्रेजी में गिल्स बोलते हैं, है ना। ये अगर गलत लिखा होगा तो समझ लीजिएगा, हिंदी थोड़ी में पढ़ने आए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया गलफड़ा। तो जो गलफड़े होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं? मछलियों में पाए जाते हैं। जो जलीय जीव होते हैं इनमें पाया जाता है क्या? गलफड़ा। तो मछलियों में क्या पाया जाएगा? गलफड़ा। इसी प्रकार एक जीव टैडपोल होता है, उसमें भी पाया जाता है। टैडपोल क्या समझते हैं? समझते होंगे क्या? टैडपोल का मतलब होता है जो मेढक होता है ना, इसका बच्चा। तो मेढक का जो बच्चा होगा उसमें क्या पाया जाता है? गलफड़ा पाया जाता है, यानी गिल्स पाया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें भी पाया जाता है गिल्स। तो जो मछलियां हो गई, मेढक का बच्चा हो गया, इन सब में पाए जाते हैं क्या? इन सब में पाए जाते हैं गलफड़े। चलिए, अच्छी बात है। अब गलफड़ा पाया गया तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें लंग्स व गिल्स दोनों पाए जाते हैं। अब समझ गए होंगे, वो ऐसे जीव होंगे जो जल में भी और थल में भी दोनों जगह रहते होंगे। और ऐसे जीव जो होते हैं वो होते हैं उभयचर। उभयचर का मतलब क्या हो गया? जैसे अपना मेढक होता है, ये उभयचर है ना। तो ये उभयचर था, ये जहां जगह पाया जाता है। कछुआ, कछुआ आप जानते हैं ना, हम कछुआ नहीं कछुआ कह रहे हैं। कछुआ जो वो खतरनाक गोलू गोलू टाइप होता है ना, मजबूत टाइप का, समझ रहे होंगे कछुआ। जितने भी देश थोड़ी ना है कि कछुआ ना जानते हो। चलिए ठीक है, लंग्स हो गया, गिल्स हो गया। पर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जैसे वो श्वसन नली जो उनकी होती है ना, इसे ट्रैकिया बोलते हैं अंग्रेजी में, उसी के द्वारा वो सांस ले लेते हैं, बस उसी नली के द्वारा। इस ऐसे उसमें कोई अंग नहीं है। जो श्वसन नली होती है उसी नली से ही वो सांस यानी हवा एब्जॉर्ब कर लेंगे और उनके शरीर में पहुंच जाती है ना। और श्वसन का काम क्या होगा? जो पोषण मिलेगी उसी से उनको ऊर्जा मिलने वाला है ना, तो इसीलिए, है ना, उसमें उपापचयी क्रियाएं संचालित होंगी श्वसन से। तो श्वास लेना तो सभी जीवों के लिए जरूरी है। और जब जरूरी है तो इसका मतलब ये जो जीव है ये है कीट पतंगे। हाँ, कीट पतंगे ऐसे जीव होते हैं जो श्वसन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? श्वसन नली का प्रयोग करते हैं। देखो, ये है तो बहुत छोटी बात है, अगर आपको आ रहा है तो छोटी बात है, पर अगर नहीं पता तो मुश्किल बात है ना। अब कह दे कि कीट पतंगों में श्वसन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? ऑप्शन में दे दे लंग्स, गिल्स, श्वसन नली और त्वचा। तो हो गया ना। जिसने कभी नहीं सुना उसके लिए तो मुश्किल क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए था। वैसे ये मेन टॉपिक यहाँ का नहीं है, ये मेन टॉपिक पीछे चैप्टर का, जब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन पूरा चैप्टर ही, तब हम इस बात को समझेंगे। पर अभी अब मेरा है तो लगे हाथ निपटा लेते हैं, दिक्कत क्या है। इसी प्रकार कुछ जीव ऐसे होते हैं जो त्वचा के द्वारा भी श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। हाँ, त्वचा यानी ऐसे यहीं से सांस ले रहे हैं ना, अंदाज नाम है इनका। पर जो ये जीव होते हैं ये जीव कौन से हैं? तो वही जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे, केचुआ। केचुआ, अब ध्यान देना, यहाँ मैंने बताया था कछुआ, दैट इज केचुआ। केचुआ मतलब समझते हैं, जब बारिश होती है तो निकलता हुआ खेतों में चुड़ चुड़ भागता रहता है, किसान का मित्र जिसे आप कहते हैं। या आप समझ सकते हैं ऐसे भी मछली मारने जब जाते होंगे किसी बेचारे तोड़ ताड़ के कटियम लगा के मछली मारते होंगे आप लोग, यही भाई साहब है केचुआ। तो जो केचुआ हो गया, या इसी प्रकार इनका विस्तार भी एक है फीताकृमि। ये भी जीव ऐसे होते हैं जो श्वसन किससे लेते हैं? त्वचा के द्वारा। एस्केरिस ऐसे है और एक जीव है एस्केरिस, छोटे जीव है, सूक्ष्म जीव, ये फीताकृमि और एस्केरिस। ये सब ऐसे जीव हैं केचुआ जो किससे सांस लेता है? त्वचा के द्वारा।
तो त्वचा के द्वारा केचुआ फीता कृमि, तो दो आपको जानना रहा होगा, बाकी ये तीन तो आप पहले से ही ऑलरेडी जानते रहे होंगे कि हाँ पंछियों में सरीसृप स्तनधारी में जो होता है वो फेफड़ा पाया जाता है, बाकी गिल्स गलफड़ा अच्छा दो तीन से ही पढ़ने लगते हैं, मछलियों में पाया जाता है, बाकी आप उभयचर है दोनों जगह रहेगा, तो व्यवहारिक बात है कि दोनों आइटम इसके पास होगा। बस जानना ये था कि श्वसन नली जो होती है वो कीट पतंगों में होती है और जो त्वचा द्वारा होता है वो केचुआ या और कुछ जीव फीता कृमि एस्केरिस ऐसे ही जीव जो होते हैं इनमें ये होता है। आगे समझ लेते हैं, जब उसने खाया पिया और श्वसन की क्रिया किया जिससे उसे ऊर्जा की प्राप्ति हुई, जब इतना काम हो गया तो अब वो क्या करना चाहता है, जो उसके अंदर बेकार के पदार्थ बनेंगे, जैसे अगर मान लो इंसान की बात करते हैं तो वो क्या करता, जब उसके अंदर जो भी मटेरियल वो खाया पिया था पोषण की प्रक्रिया के द्वारा उसे जो भी पदार्थ मिला रहा होगा, जो भी उसे, अगर हम स्पेशली अगर बात कर रहे हैं इस किसी जीव की, तो जो उसे जैविक पदार्थ की प्राप्ति हुई थी, जो भी उसे जैविक पदार्थ मिला था, जब वो ऑक्सीजन से क्रिया किया था तो उसे मिला क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में ऊर्जा और साथ में जल। तो उसके काम का ये दो आइटम है, जल और ऊर्जा, पर ये बेकार का आइटम है। तो ये फिर से फेफड़े के द्वारा कहां निकाल दिया गया, बाहर। जब ये बाहर जाएगा तभी इस शरीर के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप रखेंगे, तो इसका उत्सर्जन करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब श्वसन के बाद उसमें एक गुण और पाया जाता होगा और वो गुण होता होगा क्या, उत्सर्जन। तो ऐसा कोई सजीव नहीं जिसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया ना होती हो, यहां तक कि अमीबा में भी उत्सर्जन होता है, अभी देखेंगे कैसे, और अभी देखिएगा। तो उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी खाया वो सारा का सारा जो बेकार का पदार्थ है, बेकार का पदार्थ शरीर से बाहर निकालना, बेकार का पदार्थ बाहर निकालना, जो बेकार का पदार्थ है उसे बाहर निकालना ही कहलाता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन मतलब बेकार के पदार्थ का बाहर निकलना। जैसे कि यहां तक कि पेड़ पौधे भी बेकार के पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उनमें भी उत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी पादपों में भी उत्सर्जन होता है। जैसे आप कहेंगे कैसे, पादप में तो कभी हमने नहीं देखा, हाँ देखा नहीं लेकिन होता है। दरअसल उनके अंदर जो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं पादपों में, वो कोशिकाएं धीरे धीरे बाहर आ जाती हैं, और जो पेड़ की छाल होती है अगर आप देखे होंगे ऊपर की परत, वो मृत कोशिकाओं से बनी होती है और वही होता है उनके बेकार का पदार्थ। और बाकी इंसानों में, सजीवों में, हर जीव में उत्सर्जन की प्रक्रिया आप अच्छे समझ सकते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या अन्य बेकार के पदार्थ हो जो उत्सर्जित होते हैं। तो ये बेसिक सी बात थी जो सजीवों में लक्षण थे। पहला लक्षण क्या था, किसी भी सजीव में किससे बना है, कोशिका या तो ढेर सारी कोशिकाओं का समूह है ना, तो कोशिका या कोशिकीय संगठन। और संगठन तभी बना था, हमने बताया था जब उसमें हुई थी उपापचयी क्रियाएं, और उपापचयी क्रियाएं होंगी इसकी वजह से उसमें हुआ होगा वृद्धि और विकास, जिससे वो क्या करेगा, गति और गमन। और जब गति और गमन करेगा तो वो थकेगा, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, पोषण। और जब वो पोषण करेगा तो पोषण की वजह से उसमें क्या होगा, श्वसन। और जब श्वसन होगा तो जो बेकार के पदार्थ बनेंगे उनका क्या होगा, उत्सर्जन। तो ये कुछ लक्षण थे, स्पेसिफिक लक्षण जो सजीवों में पाए जाते हैं। आपको पेपर में पूछता है अगर, तो आप बता सकते हैं सजीव किसे कहते हैं, मैंने कल बताया था, पदार्थ और ऊर्जा तथा इनके मध्य होने वाली विशिष्ट प्रकार की जो क्रिया होती है इसे ही जीवन कहते हैं। और आपने बताया था या सजीव कहते हैं। और इससे जो लक्षण होते हैं इसमें कुछ लिख दीजिएगा, कोशिका या कोशिकीय संगठन पाया जाता है, सजीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, इनमें गति व गमन होता है, इनमें वृद्धि व विकास होता है, सजीवों में पोषण की प्रक्रिया होती है, सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। मार्क पॉइंट तैयार है। ये सब क्या है, सजीवों के लक्षण है ना। तो इसे आप राइट डाउन करिए। उत्सर्जन के बाद सजीवों में जो गुण पाया जाता है वो होता है अनुकूलनशीलता और प्रतिक्रियाशीलता, है ना। और एक गुण रहा होगा, आपने पढ़ा होगा प्रजननशीलता, हाँ उसे भी देख लेंगे हम लोग। पहला इन दोनों को समझते हैं कि अनुकूलनशीलता और प्रतिक्रियाशीलता का मतलब क्या है, आखिर इसे कैसे समझेंगे हम लोग। दरअसल वातावरण में
कोई भी सजीव अपने आप को क्या करेगा, जिस प्रकार का वातावरण होगा उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। यानी वातावरण के अनुसार सजीवों का अपने आप का उसमें ढाल लेना ही कहलाता है क्या, अनुकूलनशीलता। यानी सजीवों का वातावरण के अनुसार या वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना ही कहलाता है अनुकूलनशीलता। अब देखिएगा, अब वातावरण के खिलाफ जो सजीव प्रतिक्रिया देगा, जो विरोध करेगा या जो प्रतिक्रिया देगा, सटीक वर्ड, उसे हम बोलेंगे प्रतिक्रियाशीलता। यानी वातावरण के खिलाफ सजीवों द्वारा की गई प्रतिक्रिया ही कहलाएगी प्रतिक्रियाशीलता, और वातावरण के अनुरूप अपने आप को बदल लेना ही कहलाएगा क्या, अनुकूलनशीलता। ये तो बात हो गई परिभाषा की, पर पल्ले नहीं पड़ा ना, हाँ समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि अनुकूलनशीलता का मतलब क्या है। तो ये वातावरण के अनुरूप अपने आप को बदल लेना ही क्या है, अनुकूलनशीलता। इसका एग्जांपल जो है बड़ा सटीक एग्जांपल है, देखिएगा समझ में आएगा अच्छे से। जो पहला एग्जांपल है वो है हाइपरनेशन का। हाइपरनेशन, हाइपरनेशन, व्हाट इज दिस? हाइपरनेशन क्या है, कुछ होगा। इसी प्रकार जो अगला एग्जांपल है वो है ऑस्टिनेशन का। अंग्रेजी है और हिंदी में से लिख देता है कई बार। बायोलॉजी में आपके लिए जटिलता यही है कि अंग्रेजी हिंदी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार ऐसे ही पूछ लेगा हिंदी में लिख के व्हाट इज हाइपरनेशन, हिंदी में नहीं लिखेगा, आप समझ रहे हैं। तो हाइपरनेशन का मतलब होता है शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, शीत निष्क्रियता का मतलब। और ऑस्टिनेशन का मतलब होता है ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है ना। तो ये है इसका मतलब, व्हाट इज हाइपरनेशन मतलब शीत निष्क्रियता, और ऑस्टिनेशन का मतलब होता है ग्रीष्म निष्क्रियता। नहीं आया, बताते हैं। इसे हम बोलते हैं विंटर स्लीप। अब तो आ गया होगा। और इसे हम बोलते हैं समर स्लीप। अब तो पक्का आ गया होगा, पक्का नहीं आया ना, आ जाएगा, फिर बताते हैं। दरअसल जो जीव जंतु होते हैं वो अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित करने के लिए शीत निष्क्रियता यानी हाइपरनेशन में अपने आप को डाल देते हैं, या वो चले जाते हैं कहां पे, ऑस्टिनेशन में यानी ग्रीष्म निष्क्रियता में। इसी प्रकार कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अपने आप को वातावरण में अनुकूलित करने के लिए छद्मावरण का गुण प्रदर्शित करते हैं। वो बेहतर हिंदी है ना, छोड़ दिया क्या यार, छद्मावरण लिख दिया है, छद्मावरण, छद्मावरण है ना, छदम आवरण। छदम मतलब होता है एक, छदम है ना, सूडो। कभी अंग्रेजी मतलब जब पढ़ेंगे आप फिजिक्स, वाइट फोर्स मिलता है सूडो फोर्स, छदम बल। इस प्रकार ये है छद्मावरण यानी फर्जी का आवरण, उसी को बोलेंगे छद्मावरण। बताते हैं क्या है। या इसी प्रकार कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अनुहरणशीलता का गुण दिखाते हैं, अनुहरण का, ठीक है ना। देखो क्या गजब गजब की हिंदी मिल रही है, जीवन में पहली बार सुनने को मिल रहा होगा कि अनुहरण का मतलब क्या होता है, पल्ले नहीं पड़ रहा है। छद्मावरण क्या है पता ही नहीं, ऑस्टिनेशन क्या है, हाइपरनेशन क्या है, ये सब अनुकूलनशीलता का मतलब है। बिंदास आएगा, बस वेट करें। और समझते हैं यहाँ पे हमें क्या मिला। तो पहला गुण हमें क्या मिला, अनुहरण, है ना। अनुहरण के साथ साथ और सारा गुण होता है सजीवों में। तो सजीवों का जो एक लक्षण ये होता है वो है समस्थैतिकता, समस्थैतिकता, है ना। तो सजीवों में एक गुण ये भी पाया जाएगा समस्थैतिकता का। तो समस्थैतिकता, अनुहरणशीलता या बाकी गुण। प्रतिक्रियाशीलता, तो प्रतिक्रियाशीलता का मतलब था वातावरण के खिलाफ प्रतिक्रिया, है ना। तो वातावरण के खिलाफ जो प्रतिक्रिया होगी उसे हम बोलेंगे प्रतिक्रियाशीलता। प्रतिक्रियाशीलता का मतलब क्या था समझ लेते हैं। प्रतिक्रियाशीलता का मतलब ये होता है कि क्या होता है, जैसे अगर आपको गर्मी लगती है ना, तो गर्मी लगने पर पसीना आता है ना। तो गर्मी लगने पे पसीना आना ये एक प्रतिक्रिया है, शरीर की वातावरण के खिलाफ प्रतिक्रिया है। जब हमें गर्मी लगी तो इस गर्मी के प्रतिक्रिया के स्वरूप
पसीना निकला हमारे शरीर से, है ना। या इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को ठंडी लगती है तो प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा, कांपता है। तो इसका मतलब अगला एग्जांपल हम समझ सकते हैं, ठंडी लगने पर कांपना। अभी इन सब का मतलब हम समझेंगे कि इससे क्या फायदा हो रहा है, इस प्रतिक्रिया से हमारे शरीर को क्या लाभ है। तो इसका मतलब प्रतिक्रियाशीलता का मतलब गर्मी लगने पर पसीना आना और ठंडी लगने पर कांपना। या इसी प्रकार ठीक है, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं। छुई मुई का पौधा अगर आप टच करते हैं तो क्या होता है, छुई मुई के पौधे को अगर आप टच करते हैं तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। या सांप को टच करते हैं तो फुफकारता है। या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि प्रतिक्रियाशीलता हम उससे समझ सकते हैं। पहले इन सब को हम मिला जुला के समझने का प्रयास करते हैं कि अनुकूलनशीलता और प्रतिक्रियाशीलता का मतलब क्या था। वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित करना सजीवों का ये एक लक्षण है, जिससे कि वो बेहतर तरीके से जीवित रह सके। चलिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, ऐसे ही बस मजा लेने के लिए। मजा नहीं आएगा, समझिए इसे। तो ये है क्या है, ये अपना अर्थ है। अर्थ भर रखी है और बड़ी गंदी है, और अर्थ वहां कहां रखी है और समझ गए होंगे, जो ग्लोब होता है रखा है। चलिए पर समझते हैं कि अर्थ क्या है। आप जानते होंगे ये होता है विषुवत, बाकी ध्रुव, दुनिया भर का तामझाम पढ़े होंगे, है ना। कुछ नहीं पढ़े हैं हमें पता है, पर आप देख लीजिएगा कि ये होती है विषुवत रेखा। यहाँ पर है ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो विषुवत होता है, विषुवत पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लगभग लंबवत पड़ती हैं। जब लंबवत पड़ती है तो इसका परिणाम ये होता है, यहाँ मौसम गर्म होता है, हमेशा गर्म होता है, पर तापमान बहुत ज्यादा भी नहीं हो पाता, और गर्म होने से पानी का वाष्पीकरण तेज होता है, जिसकी वजह से यहाँ बारिश भी खूब होती है। और इधर जो प्रकाश किरणें हैं सूर्य की वो तिरछी पड़ती हैं, अगर ये सूर्य है तो। और इधर जाएगा तो सूर्य का प्रभाव यहाँ तक पड़ता है, यहाँ तक। उत्तरायण दक्षिणायन का मामला, ये भूगोल का मामला है, कभी मौका मिलेगा तो जरूर समझेंगे इसे। पर यहाँ पर ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, जहां पर सूर्य के प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, ठंडा, और यहाँ बर्फ रहेगी। यहाँ पर भी मौसम ठंडा और यहाँ बर्फ जमी रहेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर हमेशा मौसम गर्म है और यहाँ बारिश खूब होती है, इस वाले विषुवत वाले क्षेत्र में। और आप जानते हैं जिस जगह पे बारिश ज्यादा होती है वहां दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आप देखिए, जब आपके यहाँ बारिश होती होगी, बारिश के मौसम में हर तरफ हरियाली दिखने लगती है। बहुत ज्यादा गर्मी भी खतरनाक होती है ना। लेकिन जब ठंडी आती है देखिए सब सूख जाता है, पेड़ पौधे, पत्तियां गिरने लगती हैं, पतझड़ टाइप का होने लगता है, वो एक अलग माहौल था। तो बारिश में जैव विविधता, कीट पतंगे, जहां कीड़ा गड्ढा बनेगा वहां ढेर सारे जीव, फफूंद, काई, है ना, बहुत सारे कीट पतंगों का अपने आप उद्भव हो जाएगा। तो दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता इस विषुवत वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, अर्थात अफ्रीका वाले क्षेत्र में, है ना। अब अगर अफ्रीका वाले क्षेत्र में जब ये पाई जाएगी जैव विविधता, तो इसका मतलब यहाँ पर जब सूक्ष्म जीवाणु, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के पनपने की संभावना भी सबसे ज्यादा होगी। और जब ये सबसे ज्यादा पनपेंगे तो लोगों के बीमार होने के, रोग होने की संभावना भी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। लेकिन जब मनुष्य यहाँ पर जन्मा, जो मनुष्य यहाँ पर था, इसका मतलब क्या हुआ होगा, उसको रोगों से रक्षा होनी चाहिए। अगर वो रोग से नहीं बचेगा तो मर जाएगा। अब उसको इस खतरनाक वातावरण में, जहां इतने बैक्टीरिया, फफूंद वातावरण वायरस में मौजूद है ना, वातावरण में सब मौजूद है वायरस, अगर इनसे अपने आप को बचाना है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जुगाड़। तो अब ये करेगा क्या, ये मनुष्य अपने आप को अनुकूलित करेगा। ये जो अपने आप को अनुकूलित करेगा, कैसे करेगा, तो इस गुण की वजह से इसमें जब कभी हम रक्त पढ़ाएंगे ना तो आप देखेंगे मजा आ जाएगी। आपकी जो शरीर है ना वो एकदम लाजवाब, अद्भुत है, अद्भुत, है ना। अब थोड़ा भी हम डाइवर्ट हो जाएंगे, नहीं भी आपको हम बताते प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, इतना बता देते कि आप डॉक्टर से बेहतर समझाने में सक्षम हो जाते, जो आजकल देखते होंगे नॉर्मल, मजा आ जाती है। पर वेट, जरूर उसको बताएंगे, मजा आएगी। प्लाज्मा थेरेपी हम आपको समझाएंगे। आजकल बड़ा सुनने में आ रहा होगा ना, कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी, इसका उसका क्या मामला है, ये कैसे बन जाता है, सोचिए। मतलब हमारी शरीर खुद दवा बना सकती है एक डॉक्टर से बेहतर, है ना, एक जो मेडिसिन बनाने वाला व्यक्ति है उससे बेहतर। वो तो बस प्रकृति की एक कॉपी करता है। नेचर ने आपको ऐसा बनाया है कि
आपको किसी अन्य चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। इंसान अपने आप को उस वातावरण में अभ्यस्त कर लेता है, अपने आप अभ्यस्त हो जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा, तो अब यहाँ पे जो जीव जंतु पाए गए या जो इंसान पाया गया, उसको इस वातावरण से अपने आप को बचाना है। इसकी वजह से देखिए उसके शरीर में एक एंटीबैक्टीरियल आइटम पाया जाता है जिसका नाम होता है मेलेनिन। उसके त्वचा पर पाया जाता है, और जो ये मेलेनिन होता है ये इसको बाहर से इन चीजों से रक्षा करेगा, इन रोगों से उसकी रक्षा करेगा, है ना। जो बैक्टीरिया फंगस सब पाए गए थे, और जब ये इनसे उनकी रक्षा करेगा तो जो ये मेलेनिन है ये वहीं पाया जाएगा जहां खतरा ज्यादा है, और मनुष्य लाखों करोड़ों सालों से यहां रह रहा है। तो धीरे 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 उसके शरीर ने अपने आप मेलेनिन का विकास कर लिया। इसकी वजह से जो यहाँ का मनुष्य होगा वो पाया होगा काला। काहे काला होगा? क्योंकि मेलेनिन काला होता है। जब त्वचा में पाया जाएगा तो यहाँ वाले लोग काले होंगे। तो अफ्रीका में लोग काले क्यों पाए गए? क्योंकि उनकी शरीर ने वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करने के लिए एक आइटम बना लिया जिसका नाम था मेलेनिन, जो त्वचा में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसके बाहर वायरस, फफूंद, फंगस आदि से सुरक्षा हो सकती है। हाँ, कोरोना वायरस से नहीं हो रही है, जाने दीजिए, पर नॉर्मली जो छोटे मोटे होते हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो यानी वो क्या हुआ, स्थान विशेष के कारण उस जीव ने, उस मनुष्य ने ये गुण अपने आप डेवलप कर लिया अपने अंदर। इसी गुण को हम बोलेंगे समस्थैतिकता। तो आप समस्थैतिकता का मतलब समझ गए? अब समझिएगा, ये इलाका जो है ये ठंडा है, वर्ष का अधिकांश भाग यहाँ ठंडी रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो इसका मतलब बताइए, क्या यहाँ पर जैव विविधता पाई जाएगी? जैव विविधता मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु यहाँ कम मात्रा में पाए जाएंगे। तो वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, रोगजनक कारक भी यहाँ पर कम पाए जाएंगे। तो जो इंसान यहाँ रहता होगा, जाहिर सी बात है उसे बाहर की चीजों से खतरा कम है, तो उसकी शरीर उस वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर ली। जब खतरा कम है, उसे मेलेनिन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसके शरीर में मेलेनिन या तो न के बराबर होगा या बहुत कम पाया जाएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ के लोग होंगे वो काले होंगे या गोरे होंगे? गोरे। तो यूरोपियन इतने भयंकर गोरे क्यों थे और ये काले क्यों थे? फायदा समझ में आया? तो काला होना फायदेमंद है। अगर आप सावले हैं तो टेंशन ना लें, आप पहले से वैक्सीनेटेड हैं, इसका मतलब चलिए ठीक है, ये तो कॉमेडी थी, पर आपको पता होगा कि मेलेनिन का फायदा है भाई, अपने आप में ये फायदेमंद चीज। देखिए उनके बाल तक काले नहीं होते, हमारे बाल भी काले इसीलिए हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? मेलेनिन। अब आइए समझ लेते हैं। तो ये हो गया एक गुण जिसे हम बोलेंगे समस्थैतिकता। इसी प्रकार कुछ जीव होते हैं जैसे छिपकली या गिरगिट, ये क्या करते हैं? दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए ये अपना रंग बदल लेते हैं, और इसी गुण को बोलते हैं छद्मावरण। तो माहौल के अनुरूप अपने आप को, अब हरे रंग के पौधे पे जाएंगे तो वो हरा हरा गिरगिट हो जाएगा, तो उसका दुश्मन मतलब बाज और जो चिड़िया पंछी जो होते हैं उनको खा जाते होंगे, अब वो उनको देखेंगे, देख ही नहीं पाएंगे तो वो बचा रहेगा। इसका मतलब वो माहौल के हिसाब से ढक गया। हरे रंग के पौधे में गया, हरा हो गया, पीले रंग के पौधे में गया, पीला हो गया, है ना। बांस वास वाले मकान में घुस गया, जो होता ना कच्चा घर, वहां जाने के बाद धुआं हुआ रहता तो काला रंग का हो जाता है, दिखने में नहीं दिखता। तो इसका मतलब ये देखो, पक्के घर में जो छिपकली पाई जाती है गोरी गोरी होती है, मतलब अरे यार गोरी गोरी मतलब समझ रहे हो ना। अब यार छिपकली बहुत दिखती, पर देखो आज नहीं दिख रही, बट डजंट मैटर। और जो कच्चे घरों में रहते हैं उनका रंग थोड़ा काला टाइप का होता होगा। तो वही बता रहे हैं, इस गुण को ही बोलते हैं छद्मावरण। तो छद्मावरण कैसा गुण है? सजीवों के अनुकूलनशीलता का गुण है। एक है अनुहरण। अनुहरण का मतलब होता है मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होता है कि शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए शत्रुओं के तरीके ही व्यवहार करने लगना, है ना। शत्रुओं के तरीके व्यवहार करने का मतलब क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा खरगोश दौड़ाया है पकड़ने के लिए, खरगोश का धर गया, चार दौड़ाया है, एक कितना भाग उधर दिख रहा है, उधर से अगर खरगोश ऐसे बोल दे एक कोने से, नहीं नहीं इधर नहीं है, उस साइड है, तो लगे कोई आदमी बोला ना, खरगोश थोड़ी बोला, तो सब उधर चले जाएंगे, खरगोश भाई बच जाएंगे। पर खरगोश के अंदर ये गुण नहीं है कि वो मिमिक्री कर सके। तो किसके अंदर मिमिक्री का गुण होता है? तोता। तो जो तोता होता है वो मिमिक्री करता है। वो करता क्या है? दुश्मन से बचाने के लिए दुश्मन की आवाज की नकल करने लगता है। इस गुण को ही क्या कहते हैं? अनुहरण, है ना। छद्मावरण का मतलब क्या था?
कि शरीर का रंग बदल लेना है ना माहौल के हिसाब से, उसे हम बोलेंगे छद्मावरण। और वातावरण और परिस्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार अपने गुणों को परिवर्तित कर लेना, ये कहलाता है समस्थैतिकता। एग्जाम्पल क्या था आपका? वो अफ्रीका वाला काला था, यूरोप वाला गोरा था, है ना? इसके शरीर में मेलेनिन था, इसके शरीर में मेलेनिन नहीं था, तो इसको पकड़ के यहाँ लाओ, इसके बीमार होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, है ना? क्योंकि इसके शरीर में मेलेनिन नहीं है। जब मेलेनिन की मात्रा कहीं बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वहीं तिल आ जाती है। चलिए जान लीजिए, अब आगे समझते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इतना मामला, लेकिन यहाँ पर दो मामला और है, एक है हाइपरटेंशन और एक हाइपरनेशन, और एक क्या है? ऑस्टिनेशन। समझते हैं हाइपरनेशन और ऑस्टिनेशन का मतलब क्या है, यानी शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। दरअसल शीत निष्क्रियता या विंटर स्लीप का मतलब क्या था, इसे हम समझते हैं। पहले हम समझ लेते हैं प्रतिक्रियाशीलता का मतलब क्या था। हमने कहा वातावरण के अनुरूप, है ना, जो हमें मिला उसके खिलाफ जो हमने प्रतिक्रिया दर्शाई वही कहलाएगी प्रतिक्रियाशीलता। जैसे गर्मी लगने पर पसीना आना, समझते हैं, जब आपको गर्मी लगेगी तो हमें लग रही है पसीना आ रहा है, तो जब पसीना आ रहा है तो क्यों आता है पसीना, ये समझिएगा। उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, देखते हैं लॉजिक क्या है अपने पास। लॉजिक हमारे पास ये है कि जो दुनिया में जीव होते हैं वो दो प्रकार के जीव होते हैं। जो पहला जीव होता है वो होता है कोल्ड ब्लडेड, है ना, और जो दूसरा जीव है वो होता है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड, आखिर ये क्या मैंने लिख दिया भाई? कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ठंडे रक्त वाले। अब ये तो हिंदी है यार, इतना बेसिक है, इतना तो आता होगा। ठंडे रक्त वाले, और ये कैसे होते हैं? गर्म रक्त वाले। खुद सोच रहे होंगे कि ठंडे रक्त मतलब जिसका खून गुरु ठंडा हो गया है, मतलब वही है कोल्ड ब्लडेड। वार्म मतलब जिसका खून गर्म है। तो आपको क्या लगता है, आपका खून गर्म है या ठंडा हो गया है? जाने दीजिए, इसको बुद्धि ना लगाइए। खून ठंडा करने का मतलब कुछ और होगा, नहीं सोचो कि मेरा खून तो उबाल मारता है अक्सर, तो हम वार्म ब्लडेड हो गए। पर सही बात है कि आप वार्म ब्लडेड हैं, यानी जो पंछी होते हैं और जो स्तनधारी होते हैं, पक्षी और स्तनधारी ये वार्म ब्लडेड होते हैं। लेकिन जो मछली है, ठीक है, मगरमच्छ है, हाँ मगरमच्छ समझते हैं ना, मगरमच्छ, हाँ, या रेंगने वाले ऐसे लिख देते हैं, रेंगने वाले जो भी जीव हैं, रेंगने वाले जीव में अपने साथ जीव जाते हैं, ठीक है ना। अब सब आ गए उसी में, तो मछली हो गया, रेंगने वाले जीव हो गए, कीट पतंगे हो गए, ये सब के सब जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आखिर ये वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। दरअसल वार्म ब्लडेड का मतलब ये होता है कि शरीर का ताप वातावरण के अनुसार, शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदले, या वातावरण के साथ बदले, वातावरण के अनुसार बदले, ठीक है ना। अनुसार यानी साथ भी आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे बाह्य वातावरण का तापमान बदलेगा, आपके शरीर का भी तापमान बदल जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ना। लेकिन अगर ब्लड की मीनिंग जो लिखी गया, अब जो भी रहा होगा ये तो होगा, अपना समझ लीजिएगा, आपकी अंग्रेजी बड़ी तेज है, समझिएगा सही गलत जो भी रहा होगा। एग्जाम्पल, पता क्या लग रहा है, डबल होता है क्या ब्लड में, पर समझ लीजिएगा, जो भी होगा सुधार लीजिए, कट कर लीजिएगा। हाँ, अगला हमें क्या समझना था, इसका एग्जाम्पल क्या था। अभी जब आप ये समझ गए होंगे कि शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार अगर बदलेगा तो बोलेंगे उसे हम कोल्ड ब्लडेड। तो इसका मतलब जो वार्म ब्लडेड होते हैं, इनके जो शरीर का तापमान होता है, इनके जो शरीर का ताप होता है, शरीर का ताप वातावरण के साथ बदलेगा या नहीं बदलेगा? बोलिए, बदलेगा। इनके शरीर का ताप वातावरण के साथ नहीं बदलेगा, है ना। और जब इनका शरीर का ताप वातावरण के साथ नहीं बदलेगा तो इन्हें हम बोलेंगे वार्म ब्लडेड, ठीक है ना। और हमें लग रहा है यहाँ डबल होता है, अब जो भी रहा होगा सुधार लीजिएगा यार, पता नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि शरीर का ताप अगर वातावरण के अनुसार बदले तो
उसे हम बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड, इसका मतलब ठंडे रक्त वाले। और अगर शरीर का ताप वातावरण के अनुरूप ना बदले तो हम उसे बोलेंगे वार्म ब्लडेड, इसका मतलब क्या हो गया, गर्म रक्त वाले या ठंडे रक्त वाले, जो भी होता होगा। चलिए अच्छी बात है, तो ये हो गया वार्म ब्लडेड। चलिए देखते हैं। ठीक, तो शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदल रहा है। क्या हुआ, इसका मामला क्या है, समझते हैं। दरअसल हम लोग कैसे हैं, स्तनधारी हैं, इसका मतलब हम हैं वार्म ब्लडेड। इसका मतलब हमारे शरीर का तापमान बदलता नहीं है। कुछ कहीं काहे नहीं बदलता, कभी ठंडा ठंडा लग रहा है, कभी गरम गरम लगता है ना, नहीं बदलता। काहे नहीं बदलता, समझते हैं। दरअसल जो वार्म ब्लडेड है, जैसे अगर मान लीजिए आपके शरीर का तापमान 98 फ़ारेनहाइट है, जिस दिन 101 पहुंच जाएगा ना, उस दिन आपका पड़ोसी आपको देख के दहशत में आ जाएगा, कहेगा भाई कोरोना, इसको हटाओ यहाँ से, है ना। आजकल तो नॉर्मल बुखार को भी लोग कोरोना के तरीके ट्रीट कर रहे हैं। तो खैर जान ही दीजिए, तो आपके शरीर का तापमान जब बदलता है ना, तो हड़बड़ी मच जाती है, आप अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसका मतलब जो वार्म ब्लडेड हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के बदलने से नहीं बदलता है, अगर वातावरण का तापमान बदला तो इनका मामला गंभीर ही है, क्योंकि इनके शरीर का तापमान बदलने वाला नहीं है, और बदलने लगेगा तो बीमार पड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होता है, इनका तापमान वातावरण के तापमान से बदलेगा। वातावरण का तापमान 10 हुआ, इनका शरीर तापमान 10, वातावरण का 20, इनका 20, लेकिन ये बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि ये इसके लिए अनुकूलित है, और हम लोग एक ही तापमान के लिए अनुकूलित हैं। तो आप समझ गए कि दोनों हेडिंग मैंने साथ क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों बताना बाकी है ना, व्हाट इज द हाइपरनेशन एंड ऑस्टिनेशन। ठीक है, समझते हैं। तो समझना क्या था, हाँ, वार्म ब्लडेड वाले मतलब जिसका खून गर्म है, अब वो करेगा क्या। अब समझिएगा, दरअसल मान लीजिए कि कोई साइबेरिया में चला गया, साइबेरिया मतलब वही ध्रुव जो भी बनाया है ना, जहां तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। और समानता गर्मी के टाइम में जब वहां किरणें पड़ती है, क्योंकि वहां 6 महीने दिन 6 महीने रात, पता नहीं कौन कौन सा केस होता है, देखेंगे। लेकिन जब वहां तापमान बहुत ज्यादा, जैसे मान लो सूर्य उत्तरायण है और जो उत्तरी ध्रुव में हल्का तापमान कम हो गया, तापमान कम हो गया, तो वहां पंछी बड़े आराम से रह लेते हैं। मान लो वहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड, या यूरोप के जो पंछी हैं 3-4-5 डिग्री सेंटीग्रेड में रहने के लिए अभ्यस्त है। लेकिन जब मान लीजिए उधर साइड में ठंडी पड़ने लगेगी, तो अब तापमान घटेगा, और वो पंछी है, तो पंछी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, और तापमान हो गया -20 डिग्री सेंटीग्रेड। पंछी कोल्ड होते हैं, सॉरी वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी उनका तापमान बदलने वाला नहीं है। अब वहां का तापमान कितना हो गया, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। पक्षी के शरीर का तापमान कितना है, अभ्यस्त, चलो मान लेते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर पंछी 4 पे आया तो बीमार, 3 पे आया, 2 पे आया, 1 पे आया, बीमार। तो पंछी को अगर जिंदा रहना है तो उसके शरीर का तापमान 5 होना चाहिए, और वातावरण का तापमान कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हीट पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ऊष्मा अपने आप होने लगती है प्रवाहित ज्यादा से कम की ओर। तो इसका मतलब पंछी के शरीर से ऊष्मा अपने आप निकल के बाहर जाने लगेगी वातावरण में, और जब ऐसा होगा तो पंछी ठंडा महसूस करेगा, है ना। अब पंछी को ठंडा लगेगा, उसकी ऊर्जा जा रही है, और जब ऊर्जा जा रही है तो पंछी का तापमान कम होने लगा, संभावना हो गई बीमार होने की। अब पंछी अगर बचना चाहता है तो शरीर का तापमान मेंटेन करे, कितना, 5। तब वो क्या करे, जाए कंबल और रजाई खरीद के लाए, बढ़िया लेजर वाली, मतलब वो लेदर वाली जैकेट लाए, पहन ले खूब बढ़िया, है ना, जूता उता पहन ले, बना के आप देंगे उसको। ऐसा तो होने वाला नहीं है, तो पंछी ये व्यवस्था नहीं कर सकता। अब पंछी के पास आ गई बड़ी समस्या, अगर गुरु जिंदा रहना है तो इसका मतलब अब शरीर का तापमान बदले ना, यहाँ से भाग लो, काम बन जाएगा। तो अब वहां का जो पंछी है वो कहेगा चलो निकल लेते हैं यहाँ से। तो जो बंदा वार्म ब्लडेड था, अब वो साइबेरिया छोड़ के भाग जाएगा, और भाग के कहाँ आएगा, जहां उसके शरीर के अनुकूल तापमान होगा। और जब वहां तापमान -20-30 होता है तो उतनी वक्त अपने प्रयागराज में या इन सब जगहों पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, -3 नहीं रहता, 3, 4, 5 कम ठंडी पड़ती रहती है। और इस प्रकार की ठंडी में रहने के लिए वो साइबेरिया वाला पंछी अभ्यस्त था। तो वो करेगा क्या, अपने आप को अनुकूलित करने के लिए वहां से भाग के आएगा और यहाँ ठंडी बिताएगा। लेकिन जब यहाँ गर्मी आएगी, 40 पहुंचने लगेगा तापमान, तो उसको 5 ही रखना है, गुरु, एक गड़बड़ है मामला।
और तब वो क्या करेगा, फिर यहाँ से निकल लेगा और उसे पता है कि साइबेरिया में अब यहाँ गर्मी पड़ेगी तो वहाँ का तापमान भी थोड़ा बढ़ेगा, अब वहाँ 3, 4, 5 पहुंच गया, फिर साइबेरिया भाग जाएगा। तो ऐसे पंछी होते हैं प्रवासी पंछी। तो वहां से भाग के यहाँ आना और यहाँ से दोबारा वहां जाना उनकी मजबूरी है। पहले बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो इसका मतलब ये हो गया वार्म ब्लडेड का तापमान बदलता नहीं है, वो अगर टेम्परेचर वातावरण का बदलेगा तो स्थान ही बदल देंगे और पुर हो जाएंगे, वहां से कहीं और जाके रहने लगेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं किसी और के पास। किसके पास चलते हैं? किसी मछली जी के पास चलते हैं, या किसी कीट पतंगे या रेंगने वाले जीव के पास, सांप के पास। साइबेरिया में सांप भी पाए जाते हैं, पता होगा आपको। वहां मछली भी पाई जाती है साइबेरिया में, जो बर्फ के अंदर रहती है नीचे पानी में। अब वहां का तापमान अचानक डिप करने लगा, एकदम कम होने लगा, है ना। अब जब तापमान कम होगा तो उस मछली के शरीर का तापमान भी कम होने लगेगा, जाहिर सी बात है कम होगा। लेकिन अगर हद से ज्यादा कम हो जाएगा तो मछली मर जाएगी, क्योंकि भले ही वो कोल्ड ब्लडेड है लेकिन एक सीमा से नीचे कम हो जाएगा तो उसका मरना तय है। तो वो करेगी क्या, जितना तक वो बर्दाश्त कर सकती है उतना टेम्परेचर उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन वातावरण ऐसा है कि अब वो क्या कर रहा है, तापमान कम होता ही चला जा रहा है। तो अब मछली क्या करेगी, मछली के शरीर से ऊर्जा का क्षय होगा लगातार। अब मान लो जब ऊर्जा का क्षय ज्यादा होने लगेगा तो ऊर्जा को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ति करने के लिए मछली क्या करेगी, भोजन ग्रहण करेगी, ज्यादा भोजन ग्रहण करेगी। लेकिन ऊर्जा का क्षय इतना ज्यादा उसके शरीर से होने लगेगा कि भोजन से उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। जो सांप वहां का है वो इतना भोजन नहीं पाएगा जिससे कि वो क्या कर सके, अपने आप को बचा सके, जिससे ऊर्जा क्षय होने से एकदम न कम हो सके। क्योंकि जैसे जैसे तापमान कम होगा उसके शरीर का तापमान एकदम कम होगा, आखिरी में वो भी कुल्फी हो जाएगा। वातावरण हो गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड, सांप भी हो गया -10, टूट जाएगा, पट्ट से मर जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया अब सांप बच नहीं सकता। इसके पास भी एक ऑप्शन है, वहां से भाग ले, पर भाग लेगा तो सांप जी की इतनी औकात नहीं है कि साइबेरिया से भाग के चले आए कहां पे, आपके घर, है ना, जहां गर्मी ज्यादा है, या यहां पर भी ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो सांप के शरीर का तापमान हो जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी मर जाएगा। अब तापमान बनाना है तो वो ये करे कि उससे ऊर्जा कम से कम क्षय हो और उसके शरीर का तापमान मेंटेन रहे। और ऊर्जा क्षय कैसी होती है, जब हम कार्य करेंगे तो शरीर से ऊर्जा का क्षय होता है। तो एक रास्ता है शरीर से वो काम करना बंद कर दे, एक जगह सर मारे बैठ जाए और जब एकदम शांत बैठ जाए, सिर्फ ऊर्जा इतना खर्चा करे कि उसके हृदय की धड़कन चल सके, शरीर में रक्त का प्रवाह हो सके, जिससे वो जिंदा रहे, काम करना एकदम बिल्कुल छोड़ दे, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो बच जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं विंटर स्लीप। यानी जब क्या करे, वातावरण का तापमान कम हो जाएगा तो जो कोल्ड ब्लडेड है, जैसे कि कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव, मछली, मगरमच्छ, ये सब स्थान छोड़ के भाग नहीं सकते और गर्म स्थान पे जा नहीं सकते। तो ठंडी के समय में जब इनको दिक्कत होने लगती है, इनके शरीर से ऊर्जा का क्षय ज्यादा होने लगता है, तो ये करते क्या है, एक बार खा पी के एक जगह चले जाएंगे हाइपरनेशन में। कहां चले जाएंगे, हाइपरनेशन में, यानी शीत निष्क्रियता में सारी उपापचयी क्रियाओं को ये रोक देंगे। और जब सारी उपापचयी क्रियाओं को ये रोक देंगे तो ऊर्जा का क्षय होगा ही नहीं, और जब ऊर्जा का क्षय नहीं होगा या बहुत कम होगा तो ये जो कोल्ड ब्लडेड है ये बचे रहेंगे। तो जो आप सुनते होंगे कि एक ऋषि मुनि थे, चले गए हैं कहां पे, हिमालय पे, और जाने के पश्चात वहां कई साल तक तपस्या करते रहे और बच गए, फिर वापस आए। तो सुनने में लगता है ना ये बातें झूठ हैं, पर अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये सच हो सकता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, पर ये आपकी अनैच्छिक क्रिया है, आप नहीं रोक पाएंगे, पर ऐसा हो सकता है। अगर आप क्या करें, आप हाइपरनेशन में चले जाइए, शीत निष्क्रियता में आप उपापचयी क्रियाओं को कम से कम कर दीजिए, तो आप बचे रहेंगे। करिए खूब तपस्या, क्योंकि आपके शरीर से ऊर्जा का क्षय ना होने पाए, ज्यादा से ज्यादा कम से कम हो तो 10-20 दिन तक तो जिंदा ही रह लेंगे। अक्सर देखो कि भूकंप में कोई बंदा दब जाता है, 10 दिन बाद निकालते हैं, जिंदा रहता है 15 दिन बाद, है ना। क्योंकि जब वो निष्क्रिय अवस्था में चला गया, मान लो कोम चला गया दबने से, तो शरीर का सारा काम करना बंद कर दिया, ऊर्जा का क्षय कम से कम होगा, हृदय धड़क रहा है, मस्तिष्क काम कर रहा है, तो बंदा जब ऊर्जा कम क्षय करेगा तो इसका मतलब बचा रह जाएगा। यही कॉम्प्लेक्स में था। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ठंडी में चले जाते हैं कहां पे, हाइपरनेशन में, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, है ना, जैसे कि मगरमच्छ, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं, ये जानते तो रहते हैं,
ऑस्टिनेशन यानी ग्रीष्म निष्क्रियता में। तो ग्रीष्म निष्क्रियता मतलब एक जगह जाएंगे और सर निमान के पड़े रहेंगे। अब ये ठंडी में जो रहेगा शीत निष्क्रियता वाला ऐसे एक जगह सो गया और उसके ऊपर बर्फ के ऊपर बर्फ जमती चली गई और वो शीत निष्क्रियता में पड़ा है। जब फिर गर्मी का समय आया बर्फ पिघल गई फिर निकला और भागने लगा। तो इसे हम बोलेंगे हाइपरनेशन और एक क्या था ऑस्टिनेशन। ये कौन सा गुण है? अनुकूलनशीलता का। और इतना देर तक के लेक्चर में हमें लग रहा है कि आधे बंदे चले गए होंगे हाइपरनेशन में, सॉरी ये ठंडी नहीं गर्मी है, तो आधे चले गए होंगे ऑस्टिनेशन में, एकदम भयंकर सो गए होंगे गर्मी वाली निद्रा में, है ना, ग्रीष्म निष्क्रियता ग्रीष्म निद्रा में चले गए। ऐसा तो नहीं है? चलिए उम्मीद है जग रहे होंगे। तो हाइपरटेंशन का मतलब ठंडी में चला गया सो गया, है ना। अब वो बादशाही क्रियाओं को कम कर लेना, हम दोनों का मतलब लिख देते हैं, नहीं आप जाएंगे भूल, है ना, और ऐसे हम बताए रहेंगे। तो हाइपरनेशन और ऑस्टिनेशन का मतलब ये है कि उपापचयी जो क्रियाएं हैं कम से कम कर लेना, ही कहलाएगा ऑस्टिनेशन। ये पक्का समझ आया? अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अब हमें गर्मी लग रही है तो हम चाहते हैं कि हमारे शरीर का तापमान, गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि वातावरण का तापमान ज्यादा है और हमारे शरीर का तापमान कम है। तो अब क्या होगा कि वातावरण से उष्मा हमारे शरीर में आ रही है, इससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और जब शरीर का तापमान बढ़ गया मतलब बुखार हो गया, हम बीमार हो गए। इसका मतलब हम चाहते हैं शरीर का तापमान बढ़े या ना बढ़े, ना बढ़े। तो इसके लिए क्या करेगी हमारी शरीर, इस बढ़े हुए तापमान को रोकने के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे शरीर से क्या निकला? पसीना। तो पसीना आना इस वातावरण के खिलाफ एक हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है जिसमें क्या निकला? पसीना। अब पसीने का क्या काम है बताते हैं। जो ये पसीना है जब ये शरीर में निकला तो ये शरीर से उष्मा लेके भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। और आप ध्यान दिए होंगे जब पसीना सूखता है ना तो बहुत ठंडा ठंडा लगता है और अच्छा लगता है। क्यों? बता रहे हैं। जब जल अगर भाप बनेगा तो जल भाप कब बनता है? वाष्प कब बनता है? जब गर्माएंगे तो ऊर्जा पाएगा और चला गया। तो यानी जल को भाप में बनाना है तो उष्मा चाहिए, तो भाप में नहीं वाष्प में, यानी ऊर्जा चाहिए। तो जल के अणु अगर यहां से निकल के भाग गए इसका मतलब उनके पास ऊर्जा है। अगर हम ऐसा समझना चाहें, देखिए अगर एक पात्र में हम जल भर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा की जा रहा है ये पॉइंट पर समझ में आना अच्छी बात है ना, टाइम कितना भी लग जाए। जैसे मान लीजिए जो जल के अणु होते हैं, आप पढ़ेंगे अणुवत सिद्धांत में कि द्रव्य के अणु द्रव्य के सतह के अंदर मुक्त रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं, ठीक। जब ये गति करेंगे तो ढेर सारे अणु हैं, जब सब गति करेंगे तो एक अणु दूसरे से टकरा गया, मतलब टक्कर हुई तो टक्कर से जिससे टक्कर हुई उस अणु की गति ऊर्जा बढ़ गई। एग्जांपल कैरम बोर्ड, एक गुट्टी में दूसरी गुट्टी टकराती है, जो रुकी होती है चलने लगती है, उसकी स्पीड बढ़ गई ना, पहले रुका था बाद में बढ़ गया, तो इसकी स्पीड बढ़ गई और ऐसा हो जाता है कि इतनी ऊर्जा पाता है कि इसकी सतह को तोड़ा के बाहर निकल गया, मतलब छुड़ा के बाहर निकल गया और जब भाग गया तो इसे हम बोलेंगे वाष्प। यहां हमने पानी को गर्म नहीं किया, सामान्य स्थिति में ही वो ऊर्जा पा के निकल के भाग गया, इस क्रिया में बोलेंगे वाष्प। तो किसी बाल्टी में पानी रख दीजिए तो पानी धीरे धीरे वाष्प होकर उड़ जाता है। पहले बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का आ ही रहा होगा, अब बता तो सकते नहीं है आप हमें, चलिए पर कोई बात नहीं। यहां से पानी वाष्प बन के उड़ गया। इसी प्रकार जब ये पसीना आया तो अब ये क्या करेगा? हमारे शरीर से ऊर्जा लेगा यानी ऊष्मा लेगा, और जब इसको एनर्जी मिलेगी ये यहां से छुड़ाएगा, जिसको ऊर्जा मिलती है ना बच्चा घर को भाग लेता है, हाँ, तो इसको एनर्जी मिली और ये भाग गया, और जब यहां से भाग गया तो ऊर्जा लेके गया, जब शरीर से ऊर्जा लेके गया तो हमको ठंडा ठंडा फील होगा कि नहीं? तो इसका मतलब है पसीना होता है जो शरीर से ऊर्जा लेता है और उसके बाद वाष्पित होकर निकल गया, जिससे हमारे शरीर का तापमान कम हो गया। तो पसीना आना ये फायदेमंद है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमारे शरीर का तापमान बदल नहीं पाता और हम बीमार नहीं होते, क्योंकि अगर बदल गया तो हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हम कैसे हैं? वार्म ब्लडेड। इसका मतलब हमारे शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता। इसी प्रकार होता है ठंडी लगने पर कांपना। दरअसल जब आपको बाहर का तापमान कम हो गया तो आपके शरीर का तापमान ज्यादा है, क्योंकि आप वार्म ब्लड हैं, जितना तापमान है उतना ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। तो आपके शरीर से उष्मा वातावरण में जाने लगी तो आपको ठंडा लगने लगेगा। तो ठंडा लगने लगेगा तो आप क्या चाहते हैं? आपके शरीर का तापमान वही मेंटेन रहे, तो आप करते क्या है? हिलते डुलते हैं, कांपते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होता है हम बताते हैं। ऐसे अगर हाथ रगड़ते, देखो हाथ गर्म हो गया,
तो हम कांपते हैं तो कार्य करते हैं, और जब कार्य करते हैं तो कार्य करने से क्या मिलती है? ऊष्मा। और जब ऊष्मा मिलेगी तो शरीर का तापमान बढ़ गया ना, तो इसीलिए ठंडी लगने पे हम जब कांपते हैं तो मजा आती है। मजा आने का मतलब ये हुआ कि आराम टाइप का लगता है, चलो ठीक है। तो इसीलिए ठंडी लगने पे हम कांपते हैं और गर्मी लगने पे हमारे शरीर में क्या आता है? पसीना। आई थिंक आपको ये बेसिक बातें समझ आ गई होंगी कि हाइपरनेशन ठंडी में चला गया शीत निद्रा, ऑस्टिनेशन गर्मी में चला गया ग्रीष्म निद्रा। इसी प्रकार हो गया क्या? छद्मावरण यानी माहौल के हिसाब से रंग बदल लेना, अनुहरण मतलब मिमिक्री करना, उसी जैसे आवाज निकालना, या समस्थैतिकता, आप लोग अफ्रीका वाले काले हैं, उधर वाले गोरे हैं। तो ये सब गुण पाए जाते हैं सजीवों में, है ना। बहुत सारी मतलब की बातें हो गई साथ में, ये सब किसी काम का है नहीं आपके, पर जानकारी है, जानते रहिए, जरूरी है। अब इसी प्रकार सजीवों में एक गुण और पाया जाता है, और जो वो गुण है मैं उसे इसी जगह में लिख देता हूं। जो वो गुण होता है वो होता है प्रजननशीलता का। आखिर इसका मतलब क्या होता है? प्रजननशीलता का मतलब होता है अपने जैसे संतानें उत्पन्न करना, अपनी जैसे संतानें उत्पन्न करना। ठीक है, तो इसका मतलब कि सजीवों में एक गुण और पाया जाता है, वो है प्रजननशीलता, जिसका मतलब होता है अपनी जैसे संतानें उत्पन्न करना। तो हम उम्मीद करते कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बात और याद कर लीजिएगा, आजकल वायरस की बड़ी चर्चा में है ना, तो इनके बारे में भी कुछ जानते रहिए। वायरस आखिर क्या है, उसका पढ़ाएंगे तो उसके बारे में समझेंगे हम लोग अच्छे से, और अगली क्लास में हम कोशिका ही पढ़ेंगे। दरअसल जो वायरस होता है ना, ये ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है। आधे टेंशन में आ गए होंगे, आखिर ये है क्या? ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो वायरस, कुछ लोग कहेंगे काहे नहीं सजीव है, कोरोना का एक वायरस अंदर जाता है और बहुत ढेर सारा वायरस हो जाता है, बात में दम है। इसका मतलब कोरोना में यानी किसी भी वायरस में बढ़ने की प्रवृत्ति या अपने जैसे चीजें उत्पन्न करने का गुण होता है, पर मजेदार बात क्या है, इनमें कोशिका नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, बस ऐसे समझ लीजिए कि वायरस ना तो सजीव है ना निर्जीव है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है ना। चलिए, इतना बातें हम लोग समझ गए अच्छे से। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, सजीवों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? सजीवों में पाया जाता है कोशिका या कोशिकीय संगठन, है ना। और उसके पश्चात उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? कौन सा गुण पाया जाता है बताइए, याद है कुछ? तो पहला पाया जाएगा कोशिका या कोशिकीय संगठन। उसके पश्चात उसमें होती है उपापचयी क्रियाएं। ये कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की। एक थी कौन सी? उपचयी, और एक कौन सी? अपचयी। एक निर्माणकारी और एक विघटनकारी। एक में जीव द्रव्य का निर्माण, एक में ऊर्जा का निर्माण। इसके पश्चात उसमें क्या होगा? वृद्धि और विकास। एक कैसा था? मात्रात्मक। एक कैसा था? गुणात्मक। एक में पाया जाएगा गति और गमन। गति अपने स्थान पर रहकर हिलना डुलना, गमन मतलब चलेगा। जब ये सब होगा तो उसमें क्या होगा? पोषण। पोषण होगा तो क्या होगा? श्वसन। जब श्वसन की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा? उत्सर्जन। जब ये सब हो जाएगा तो वो अपने आप को वातावरण के प्रति क्या करेगा? अनुकूल। और उसके पश्चात कोई परेशान करेगा तो उसमें आएगी प्रतिक्रियाशीलता। बात समझ आया? और उसके पश्चात उसमें जो अगला गुण पाया जाएगा वो कौन सा गुण होगा? प्रजननशीलता। तो बेसिकली जो आज की क्लास थी वो इसी पे हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि अधिकांश टाइम मैंने बताया ना दोबारा क्लास रिकॉर्ड करने में चली गई। एक बार पूरा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बेसिक बातें थी जो आपको समझ में आएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा इंटरेस्ट कम आया, पता नहीं कैसे कैसे जल्दी में हो गया ना। थोड़ा हम भी गए हैं थक, काफी देर से क्लास में रह रहे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। हाँ, बस एक बात ये बतानी थी आपको, ये प्रॉपर हाई स्कूल की क्लास बिल्कुल नहीं है। जो ये क्लास है इस बायोलॉजी की क्लास से जितनी क्लास हम इस पे लगभग होगी, मान के चलिए 30 से 35 क्लासेस होंगी, है ना। इसके बाद जो होगा टॉपिक पूरा 1-2 दिन में कंप्लीट टॉपिक मिलेगा। अगर 35 से 30 क्लास आपको बायोलॉजी की मिलती है तो फिर ये इसका मतलब एक अच्छा खासा मटेरियल आपको मिल जाएगा, और 100% आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम, चाहे बस एसएससी हो, सीजीएल हो, या कुछ भी, है ना, आईएएस का हो या पीसीएस का हो, कुछ भी जिसमें बायोलॉजी आती है, एनडीए का हो या कुछ भी, जहां भी आता है, उन सब की बायोलॉजी के क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं
तो आप 6-7 क्वेश्चन पक्का श्योर एंड सर्टेन सही अटेम्प्ट करके आएंगे, गलत आपके नहीं होंगे क्वेश्चन। तो ये स्पेसिफिकली हाई स्कूल की क्लास नहीं है, जैसे कोशिका चैप्टर हाई स्कूल में नहीं है, फिर भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम ये बायोलॉजी की क्लास ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ही प्रकार की क्लास में सबका फायदा हो जाए, चाहे वो हाई स्कूल का बच्चा हो या किसी और का, किसी और क्लास का। तो इसमें चैप्टर्स बुक में नहीं मिलेंगे हाई स्कूल के बच्चों के लिए, ये स्पेशली था, वो समझ लें इस बात को। नहीं सोचे कि ये मास्टर क्या हो गया, ये क्या पढ़ा रहा है, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। एक बार समझ लीजिएगा, ना आए तो वीडियो एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से रहें, बिंदास घर पे रहें। बेस्ट ऑफ लक।